सत श्री अकाल, नमस्कार आप सबको। मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से आज आपके साथ मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा जिनका नाम है मयंक एंड इनका रिसेंटली पासपोर्ट रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है। आपको मैं बता दूं, इनकी पहले एक रिजेक्शन थी एंड रिजेक्शन के बाद हमने इनका वीज़ा लिया। चाहे करंटली नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है बट करंटली पीपीआर्स आ रही हैं, इवन रिजेक्शंस के बाद भी वीज़ा आ रहा है। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना। सो मेनली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, इनकी प्रोफाइल शेयर करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक रिजेक्शन के बाद वीज़ा लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कनाडा वीज़ा, आपको कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप 2022 में वीज़ा लेना चाहते हो कनाडा का स्टडी वीज़ा। सो इनकी प्रोफाइल में आपको बता दूं, इन्होंने जब पहले अप्लाई किया था लैम्पटन कॉलेज था इनका एंड इन्होंने बैचलर की हुई है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एंड इन्होंने इनका जो प्रोग्राम था लैम्पटन कॉलेज में जो इन्होंने रिजेक्शन के टाइम अप्लाई किया था, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप प्रोग्राम था। उसके बाद आफ्टर आवर गाइडेंस जब ये हमारे पास आए, रिजेक्शन थी इनकी, देन वी सजेस्ट, हमने इसको सजेस्ट किया कि केप स्लॉट अप्लाई किए जाए। जब केप स्लॉट हमारे पास 15-20 दिन में रिसीव हुए, उसके बाद हमने इवेल्यूएट की एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द केप स्लॉट, क्या कमी थी हमने वो सब निकाली, क्योंकि केप स्लॉट ही मेन चीज़ होती है जिसमें एक्चुअल रीज़न आता है। जो रिजेक्शन लेटर होता है उसके बिहाफ पे आप प्लीज़ मत अप्लाई करो, क्योंकि वो तो एक जस्ट सबसेक्शन है। हम किसी को यही कहते हैं यू विल नॉट लीव कनाडा, या फिर कह देते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है जी, बट मेनली आपका रीज़न केप स्लॉट में होगा। अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो, ये एक प्रोसेस है। हाँ, 15-20 दिन ज़्यादा लगते हैं बट वीज़ा आ जाता है। उसमें मैं समझाऊंगा। जब केप स्लॉट में हमें पता चला, देन मुझे लगा कि ये प्रोग्राम एक प्रोग्रेसिव नहीं है जो इन्होंने लैम्पटन कॉलेज में चूज़ किया था। वो कैसे? क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि बैचलर की है आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाओ आपका वीज़ा आ जाएगा। प्रोग्रेसिव ये चीज़ नहीं होती। आपको भी पता है कि बैचलर में हम ईच सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में हम ओनली 8 या 9 सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं। उनमें से 50% हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं अपनी बैचलर में। मेन चीज़ प्रोग्रेशन क्या होती है कि आप जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हो उसमें सुपीरियरिटी हो, आपके एजुकेशन लेवल से सुपीरियर हो। आप जो 35-40 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ नया सीखने जाओ जो कि रेलेवेंट हो टू योर प्रीवियस एजुकेशन। ये एक प्रोग्रेशन होता है। जब किसी के पास एक्सपीरियंस होता है, जब इनके पास एक्सपीरियंस था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है फाइल जब हमको एक प्रोग्राम लेना पड़ता है। इनकी प्रोफाइल जैसे कि मैंने डिस्कस की है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर थी, उसके बाद इनके पास सर्विस इंजीनियर का जो प्रोग्राम सर्विस इंजीनियर का एक्सपीरियंस था एंड जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का भी इनके पास एक्सपीरियंस था। बट स्टिल इनका जो गलती क्या थी कि बट स्टिल जैसे कि ये करंटली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली हैंडल कर रहे थे, स्टिल ये वही प्रोग्राम ले रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला लैम्पटन में। सो इसमें प्रोग्रेशन नहीं हुआ। जो जॉब इनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के बाद मिलेगी वो तो जॉब ये ऑलरेडी कर पा रहे हैं। सो इसमें प्रोग्रेशन कहाँ गया? सो जब भी हमने एक प्रोग्राम चूज करते हैं, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे आप बैचलर के बाद कर रहे हो, उसमें आप कुछ नया सीखने जाओ, उसमें आपकी सुपीरियरिटी हो, उसमें आपका जो 35-40 लाख लाकर जा रहे हो उसमें कुछ ऐसा सीखो जिसमें आपको कोई अपर लेवल की हैंडसम सैलरी वाली जॉब मिले। खुद एक जेन्युइन वे में सोचो। उसके बाद हमने इनका प्रोग्राम चेंज करवाया। फैनशावे कॉलेज में इनका जो प्रोग्राम हमने लेके दिया ऑटोमोबाइल सर्विस मैनेजमेंट, जो कि इनका रेलेवेंट था एंड सुपीरियर था। इनमें जो सब्जेक्ट्स थे रेलेवेंट थे एंड सुपीरियर थे एंड इसके बाद आके इनको जॉब भी अच्छी मिलेगी इंडिया में, क्योंकि हमें सारा कुछ वीज़ा अफसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इंडिया में आने के बाद इसका क्या फ्यूचर होगा ये प्रोग्राम करके। एसओपी, इसके बाद बहुत ही मेन पॉइंट है एसओपी। जब भी हम एक प्रोग्राम चेंज करते हैं या फिर रीअप्लाई करते हैं, उसके बाद हम कभी भी वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन को चैलेंज नहीं करते। अगर आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया तो आप देखो, अगर आपकी रिजेक्शन आई है उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट तो सारे सेम ही गए, पहले भी वही डॉक्यूमेंट थे, अब भी वही डॉक्यूमेंट थे, जस्ट आप एक एसओपी चेंज कर रहे हो। इट मीन्स यू आर चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। उनको थोड़ा सा एहसास दो वीज़ा ऑफिसर को। अपनी एसओपी में लिखो कि यस वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, ह्यूमर्स मिस्टेक करते हैं, सो हमने भी मिस्टेक की है एंड थैंक्स टू द वीज़ा ऑफिसर के मुझे उन्होंने चांस दिया मेरी मिस्टेक को रियलाइज करने का। यही चीज़ें मैंने मयंक की एसओपी में लिखी थी कि मुझे चांस मिला मेरी मिस्टेक को रियलाइज करने का एंड मैंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया एंड मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया जो कि अपर लेवल का था एंड ये सारी चीज़ें मैंने इसकी एसओपी में एक्सप्लेन की। सो उसको वीज़ा ऑफिसर को भी एक साइकोलॉजिकली हम बताते हैं कि
हमसे मिस्टेक हुई है, जस्ट सेकंड चांस हमें मिला है, सेकंड चांस प्रीशियस होता है। उसके बाद हमने और भी चीज़ें इनमें ऐड की थी, दैट फाइनेंशियल हो गया। उसके बाद हमने इनका फंड भी शो करवाया था, सी रिपोर्ट वगैरह सारी शो करवाई थी। इसके बाद एसओपी में और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो भी हमने इनकी एसओपी में एक्सप्लेन की थी। सो करंटली हमारी मेहनत के साथ एंड वीज़ा इनका लग चुका है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बट मेन चीज़ें मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपकी रिजेक्शन आई है, आपने वीज़ा लेना है कनाडा का, मेक श्योर कि आप केप्स नोट अप्लाई करें एंड जो प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हो मेक श्योर कि आपका वो सुपीरियर हो, आपका वो लेवल अपर हो एंड आप उसमें कुछ नया सीखने जाओ। सो आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस, नीचे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हो देन यू कैन आल्सो विजिट, हमारा ऑफिस दूरी में है, गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हम, इंस्टाग्राम हो गया, यू कैन जस्ट सर्च पुनीत इमिग्रेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सत श्री अकाल।